हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है चिंतन यानी थिंकिंग। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलता है। चाहे हमारा सीटेट एग्ज़ाम हो या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, आपको चिंतन टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों आप एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा और अंत में हम कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यह जानते हैं कि चिंतन हमारा होता क्या है यानी थिंकिंग हमारा है क्या। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब भी हमारे सामने कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, उस समस्या को हल करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार हमारा चिंतन कहलाता है। यानी जब भी आप कभी मुसीबत में या कोई समस्या आ जाए, उस समस्या को हल करने के लिए आपके मन में जो विचार आता है वही हमारा चिंतन कहलाता है। दोस्तों जैसे आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो, कोई प्रश्न आपके सामने मुश्किल आ गया, उस प्रश्न को हल करने के लिए आपके मन में जो विचार आता है वही विचार हमारा चिंतन कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको चिंतन क्या है यह समझ में आ गया होगा। जब भी हमारे सामने कोई समस्या है, उस समस्या को हल करने के लिए हमारे मन में जो विचार आते हैं वही विचार हमारा चिंतन कहलाता है। अब आइए दोस्तों हम यह समझते हैं कि चिंतन शुरू कब होता है और ख़त्म कब होता है। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, चिंतन यानी थिंकिंग का शुरू दोस्तों जब समस्या हमारे सामने आ जाए तभी हो जाता है। यानी दोस्तों समस्या जब भी आता है हमारे सामने तो चिंतन हमारा शुरू हो जाता है और वह समस्या जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक चिंतन हमारा चलते रहता है। अब आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चिंतन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ थिंकिंग। दोस्तों इनके प्रकार एक एक कर हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रकार है हमारा स्वलीन चिंतन यानी ऑटिस्टिक थिंकिंग। स्वयं में लीन रहना। कहने का अर्थ है दोस्तों ऐसा चिंतन जो खुद में लीन रहता है। यानी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करते, अपने आप एक सोच में डूबे रहते हैं। यानी कभी वह खुद को राजा समझते हैं, कभी खुद को मंत्री या कभी खुद को नेता या कभी खुद को पुलिसमैन। जैसे दोस्तों वो अपने आप में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उनका वास्तविकता यानी रियल से कोई संबंध ना होता है। यानी कि खुद में लीन रहना। जैसे दोस्तों आसान शब्दों में यह समझे तो अपने मन में खिलाई पुलाव पकाना, जैसे अपने आप में सोचते रहना, उसे वास्तविकता से यानी रियल से कोई संबंध ना हो। जैसे कोई विद्यार्थी और क्लासरूम में पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते वह यह सोच लेता है कि मैं मान लो नेता हूँ, या क्लासरूम में चोर आ गए हैं मैं सभी बच्चों को बचा रहा हूँ, या मैं टीचर हूँ सभी बच्चों को पीट रहा हूँ। तो दोस्तों इसका रियल से कोई संबंध नहीं होता है, वो अपने आप में सोचते रहता है। उसे हम स्वलीन चिंतन कहते हैं। अगर हम परिभाषा देखें, ऐसी कल्पना करना, इमेजिनेशन करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, स्वलीन चिंतन कहलाता है। यानी दोस्तों ऐसा चिंतन जिसे रियल यानी वास्तविक से कोई संबंध ना हो, वह हमारा स्वलीन चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट चिंतन हमारा यथार्थवादी चिंतन यानी रियलिस्टिक थिंकिंग। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा होगा रियल, ये दोस्तों रियल से संबंधित होता है यानी वास्तविक से संबंधित होता है। जैसे अगर अब कोई बच्चा क्लासरूम में बैठा है, कोई प्रश्न उसको ना आता हो तो वह प्रश्न के बारे में चिंतन करता है। जैसे वह क्लासरूम में टीचर से बचने के लिए कोई चिंतन करता है। यानी कि ऐसा चिंतन करना जिसे रियल से संबंध हो, वास्तविक से संबंध हो, वह हमारा यथार्थवादी चिंतन कहलाता है यानी रियलिस्टिक से चिंतन कहलाता है। दोस्तों स्वलीन चिंतन वह होता है जिसका कोई रियल से संबंध न हो, वह हमारा स्वलीन चिंतन होता है। यथार्थवादी चिंतन वह होता है जिसका संबंध रियल से होता है यानी वास्तविक से होता है। हमारे एग्जाम में दोस्तों रियलिस्टिक थिंकिंग के प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके प्रकार को आप VBI लगा लीजिएगा क्योंकि इसके प्रकार हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। चाहे हमारा CDP हो, EVS हो, मैथ हो, सभी सब्जेक्ट में यथार्थवादी चिंतन के प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इनके प्रकार देखते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं यानी 3 टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार को हम एक एक कर समझते हैं। सबसे फर्स्ट प्रकार है हमारा अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर
केंद्रित होती है और समस्या का एक ही समाधान होता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, अभिसारी चिंतन में समस्या का हल एक ही होता है, यानी आप कह सकते हैं यह फैक्ट पे आधारित होता है। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, अगर हम किसी बच्चे से यह प्रश्न पूछें तो उसको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, वह रट्टा मार के याद कर लिया है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। यानी दोस्तों ऐसा प्रश्न करना है जिसमें बच्चों को कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत ना हो, वह हमारा अभिसारी चिंतन कहलाता है। जैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव, वह हमारा अभिसारी चिंतन के प्रकार होता है। इसमें दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे किसी बच्चे के हम यह पूछे कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो एक ही नाम है, कुछ और नाम नहीं हो सकता, यानी कि समस्या का एक ही हल होता है, एक ही समाधान होता है, वह हमारा अभिसारी चिंतन कहलाता है। जैसे अगर एक प्रश्न देखें, किसी बच्चे से हम यह प्रश्न पूछें कि बताओ बच्चों भारत की राजधानी कहाँ है, तो वह आसानी से बता देगा कि नई दिल्ली है। यानी बिहार की राजधानी कहाँ है, तो वह पटना बता देगा। यानी दोस्तों फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन करना बच्चों से जिसका उत्तर एक हो, वह हमारा अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत यानी क्लोज एंडेड होता है। यानी कि दोस्तों इसका एक ही हल होता है, इसके आप दूसरा कोई हल नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम किसी बच्चे से यह प्रश्न पूछे कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो एक ही नाम है दोस्तों, यानी वहाँ पे उत्तर बंद हो जाता है। जैसे उसके पिताजी का नाम रमेश है, तो वह रमेश ही बताएगा, रमेश के अलावा कोई और नाम नहीं बता सकता है। यानी दोस्तों आप समझ गए, अभिसारी चिंतन बंद अंत वाला होता है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है अभिसारी चिंतन क्या होता है, तो दोस्तों यह बंद अंत यानी क्लोज एंडेड होता है। नेक्स्ट हमारा अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग, यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछता है, इसके पढ़ते हैं। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। कहने का अर्थ दोस्तों इसके समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है, जैसे इसके अनेक हल हो सकते हैं। जैसे हम क्लासरूम में अगर 20 बच्चे हैं, अगर हम 20 बच्चों से यह पूछ दें कि बताओ तुम्हें जल बचाने के लिए क्या करना होगा, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे, यानी कि कोई एक उत्तर नहीं होता। लेकिन दोस्तों अभिसारी चिंतन में अगर हम 20 बच्चों से यह प्रश्न पूछे कि बताओ बिहार की राजधानी कहाँ है, तो 20 बच्चों का एक ही जवाब होगा पटना, यानी कि सभी बच्चों का उत्तर एक ही होता है। लेकिन दोस्तों अपसारी चिंतन में डाइवर्जेंट थिंकिंग में 20 बच्चों से या 100 बच्चों से हम एक प्रश्न पूछें कि जल बचाने के लिए तुम्हें क्या उपाय करना चाहिए, तो वह 20 बच्चों का 100 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे होंगे सभी बच्चों का उत्तर अलग अलग होता है। यह हमारा अपसारी चिंतन होता है, इसका उत्तर एक नहीं होता है, यह फैक्ट पे आधारित नहीं होता है। इसमें समस्या को कल्पना यानी इमेजिनेशन शक्ति, यानी कि इसमें दोस्तों बच्चों को सोचने की जरूरत पड़ती है, उन्हें कल्पना करना पड़ता है, एवं सृजनात्मकता यानी दोस्तों क्रिएटिविटी यानी कि अलग अलग रचना करना पड़ता है। जैसे हम किसी बच्चे से यह प्रश्न पूछ दें कि अगर भूकंप आ जाए तो तुम अभी क्या करोगे, तो बच्चे अलग अलग कल्पना करेंगे, अलग अलग क्रिएटिविटी करेंगे और अलग अलग अपने हिसाब से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम किसी बच्चे से यह प्रश्न पूछ दें कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, तो सभी बच्चे अपने हिसाब से उत्तर देंगे। जैसे दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, हमारे एग्जाम में एक प्रश्न होता है कि कोई प्रश्न होता है और यह लिखा रहता है इसका उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है या 500 शब्दों में देना है। यह हमारा अपसारी चिंतन होता है। आइए दोस्तों एक एक करके दोनों को एक बार रिवीजन करते हैं। अभिसारी चिंतन वह होता है जो फैक्ट पे आधारित होता है, जिसका एक ही उत्तर होता है। अगर हम 100 बच्चों से एक प्रश्न पूछें तो सभी बच्चों का एक ही उत्तर होगा। जैसे आपको बताया है बिहार की राजधानी कहाँ है, इस टाइप का अगर फैक्ट पे आधारित प्रश्न पूछ दे बच्चों का तो एक ही उत्तर होता है। और यह दोस्तों बंद अंत वाला होता है, यानी कि इसका हल क्या है, एक ही होता है। नेक्स्ट है अपसारी चिंतन, इसका रिवीजन करते हैं दोस्तों। इसमें समस्याएं जो होती है उसको कल्पना करके उत्तर देना पड़ता है, इसमें बच्चों को सोचने समझने की जरूरत पड़ती है और ये फैक्ट पे आधारित नहीं होता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है
इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत यानी कि ओपन एंडेड होता है, यानी कि एक अनेकों हल हो सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, इसके कई हल हो सकते हैं। जैसे दिल्ली की विशेषता क्या है, तो इसका उत्तर कोई एक नहीं हो सकता। अलग अलग बच्चे ये बताएंगे कि वहाँ का रोड अच्छा है, वहाँ का विद्यालय अच्छा है, या वहाँ का सरकार अच्छा है। यानी कि दोस्तों यह मुक्त अंत वाला होता है। इसका उत्तर आप 200 शब्दों में भी दे सकते हैं, 500 शब्दों में भी दे सकते हैं और 1000 शब्दों में भी दे सकते हैं। यानी कि आप जितना लंबा उत्तर देना चाहें उतना लंबा उत्तर दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारा मुक्त अंत वाला होता है। नेक्स्ट चिंतन हमारा आलोचनात्मक चिंतन। गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों देखना हमारा आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे अगर हमें किसी मोबाइल को खरीदना है, जैसे आईफोन को खरीदना है, तो हम आईफोन की अच्छाइयाँ भी देखेंगे और आईफोन की बुराइयाँ भी देखेंगे। यानी कि आप अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देखकर कोई उत्तर सेलेक्ट करते हैं, कोई हल खोजते हैं, वह हमारा आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। यानी कि आप सीधा सीधा नहीं देखते हैं, आप उसका गुण भी देखते हैं, यानी उसकी अच्छाइयाँ भी देखते हैं, उसकी बुराइयाँ यानी दोष भी देखते हैं, तब उसका एक हल निकालते हैं, वह हमारा आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। अब आइए दोस्तों, कुछ बेसिकली चिंतन के और भी प्रकार होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रकार है हमारा कॉन्क्रीट थिंकिंग यानी मूर्त चिंतन। इसे प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं। ये दोस्तों नाम थोड़ा मुश्किल है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, मूर्त चिंतन यानी कि कॉन्क्रीट चिंतन। देखिए दोस्तों, मूर्त का अर्थ होता है जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी महसूस करते हैं। जैसे किसी बच्चे के सामने अगर मोबाइल है, तभी वह बच्चा मोबाइल के बारे में सोच सकता है, मोबाइल के बारे में कुछ बता सकता है। यानी जो चीज़ें उसके आँखों के सामने हैं, बच्चे उसी के बारे में चिंतन करता है, वह हमारा मूर्त चिंतन कहलाता है। आप दोस्तों समझ गए होंगे, मूर्त वह होता है जो हमारे आँखों के सामने हो, हमारी नज़रों के सामने हो और जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में चिंतन करना हमारा मूर्त चिंतन यानी कॉन्क्रीट थिंकिंग कहलाता है। जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है, यानी मूर्त चिंतन कॉन्क्रीट चिंतन कहलाता है। यह चिंतन निम्न स्तर यानी दोस्तों यह चिंतन लो लेवल का होता है। जैसे यह छोटे बच्चों के लिए होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा चिंतन डेवलप करते जाता है। यानी सब जब हम छोटे थे तो हम सिर्फ जो हमारे आंखों के सामने था हम उसी के बारे में चिंतन करते थे। हम जैसे बड़े हुए हमारा चिंतन का फैलाव हुआ। जैसे कोई छोटा बच्चा है वह सिर्फ अपने माता पिता के बारे में सोचता है और अपने आसपास के लोगों के बारे में। अगर वह विद्यालय जाता होगा तो अपने विद्यालय के बारे में सोचता होगा। यानी कि दोस्तों जो चीज़ें उसके नज़रों के सामने हैं उसी के बारे में सोचना हमारा मूर्त चिंतन कहलाता है। और ये छोटी कक्षाओं के लिए होता है, यानी ये दोस्तों लो लेवल का होता है, निम्न स्तर का होता है। नेक्स्ट हमारा प्रत्ययात्मक चिंतन यानी कि दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन। दोस्तों इसे अगर हम समझने की चाहें, जो चीज़ें बच्चों के आंखों के सामने नहीं हैं, नज़रों के सामने नहीं हैं, उनके बारे में भी सोचना हमारा अमूर्त चिंतन कहलाता है। मूर्त चिंतन वह है जो नज़रों के सामने है, उनके बारे में सोचना हमारा मूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन वह होता है जो हमारे आंखों के सामने भी नहीं है और जिन्हें हम छू भी नहीं सकते हैं और जिन्हें हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे दोस्तों कोई बच्चा बिहार का है, वह बिहार के बाहर भी सोच सकता है, यानी कि वह दिल्ली के बारे में भी सोच सकता है, मुंबई के बारे में भी सोच सकता है। जिन चीज़ों को वह कभी नहीं देखा है, अंतरिक्ष को कभी नहीं देखा है, उनके बारे में भी सोचना शुरू कर दे, वह हमारा अमूर्त चिंतन कहलाता है। आप समझ गए दोस्तों, अमूर्त चिंतन वह है जो चीज़ें हमारे नज़रों के सामने नहीं है, उनके बारे में भी सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना यानी थिंकिंग करना, सोचना प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाता है। यानी दोस्तों जो चीज़ें हमारे नज़रों के सामने नहीं है उनके बारे में भी सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट चिंतन हमारा काल्पनिक चिंतन यानी कि दोस्तों इमेजिनरी थिंकिंग। पूर्व अनुभवों यानी कि जो हमारे प्रीवियस
एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस की बदौलत पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं काल्पनिक चिंतन कहलाता है। यानी दोस्तों जो हमारे साथ पहले हो चुका है उसके अनुभव से जब हम चिंतन करते हैं वह हमारा काल्पनिक चिंतन कहलाता है। जैसे कोई बच्चा अगर दिल्ली से मुंबई आया गया हो तब वो दोस्तों यह जानता हो, उसके अनुभव में था कि पहले वह दिल्ली गया है, अब वह दिल्ली के बारे में सोचता है तो वह काल्पनिक चिंतन कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो उसकी एक्सपीरियंस था, जो उसके अनुभव था, अपने अनुभव के बदौलत वह सोचता है, वह हमारा काल्पनिक चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट चिंतन है हमारा तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग। किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। देखिए दोस्तों तार्किक चिंतन वह होता है जो वस्तु आपके सामने है उनके बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन कहलाता है। जैसे हमारे सामने मोबाइल है तो मोबाइल के बारे में हम तर्क करते हैं, ये दोस्तों हमारे मस्तिष्क यानी बुद्धि से रिलेटेड होता है। ये दोस्तों सबसे बेस्ट होता है। जिन प्याजे इसको बेस्ट मानते हैं और उनके तार्किक चिंतन की वजह से उन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहते हैं। बच्चों के सामने कोई भी वस्तु हो, बच्चे उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में तर्क करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप यह देखे होंगे छोटे बच्चों के हाथ में अगर रिमोट जाए, मोबाइल जाए तो बच्चे उन मोबाइल को तोड़ने लगते हैं या रिमोट को तोड़ने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर यह जिज्ञासा होता है कि वह यह देखे कि वह अंदर क्या छुपा है जिससे वह काम करता है। यानी कि दोस्तों वह तर्क करते हैं, अलग अलग विचार करते रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा होती है, उसे हम तार्किक चिंतन कहते हैं। यह चिंतन का सर्वोत्तम यानी सबसे उच्च लेवल का हाई लेवल होता है। अब आइए दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सभी हमारा टॉपिक रिवीजन भी हो जाए। सबसे फर्स्ट प्रश्न हमारा नवीन विचार पर सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन यानी दोस्तों रियल चिंतन, यहाँ यह पूछ रहा है रियल चिंतन आवश्यक गुण है। ये दोस्तों ऑप्शन है बुद्धिमत्ता का, सृजनात्मकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी। तो दोस्तों यह हमारा होगा क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का, तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों जिन बच्चे में क्रिएटिविटी करने की क्षमता होती है, नई नई चीज़ों के बारे में कुछ नया सोचने, मौलिक चिंतन करने की क्षमता होती है, उनमें क्यूरियोसिटी यानी कि दोस्तों क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 2 है दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, यानी कि दोस्तों ओपन एंडेड किससे संबंधित है। एग्जाम में यह प्रश्न में यह पूछा गया है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन किससे संबंधित है। दोस्तों हम दो पढ़े हैं अभी दोस्तों, एक क्लोज एंडेड पढ़े थे, एक ओपन एंडेड पूछे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ प्रश्न में ओपन एंडेड के बारे में पूछ रहा है, यानी आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है यह पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अभिसारी चिंतन, और लास्ट ऑप्शन है अभिसारी चिंतन। तो दोस्तों आपको पता है अभिसारी चिंतन हमारा फैक्ट पे आधारित होता है, ये क्लोज एंडेड होता है, यानी इसका उत्तर एक ही होता है। तो दोस्तों अभिसारी चिंतन हमारा नहीं होगा, अभिसारी चिंतन हो सकता है। देखिए दोस्तों ओपन एंडेड होता है ये, यानी मुक्त अंत वाला होता है, इसके कई प्रकार के हल हो सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल भी बताए थे कि अगर हम बच्चों से यह पूछे कि पृथ्वी से जल खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगे, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग कल्पना करेंगे। इनका उत्तर 200 में भी दे सकते हैं, 300 शब्दों में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अभिसारी चिंतन हमारा उत्तर सही होगा, यह हमारा मुक्त आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन है, यानी मुक्त अंत वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, अभिसारी चिंतन, सामयिक चिंतन, अनुकूल चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो दोस्तों सृजनात्मकता से हमारा अभिसारी चिंतन संबंधित होता है, क्योंकि इनमें बच्चे क्रिएटिविटी करते हैं, अलग अलग नया सोचते हैं, इनके सामने ऐसी परिस्थिति रखा जाता है जहां बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का मौका मिले। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहीं समाप्त होता है, उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।